बट जिनसे आज आपको मिलवाने वाला हूँ उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार एग्जाम क्वालिफाई किए। यस, 4 एग्जाम। मेरा नाम यशवंत है, मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो आईसीआर से, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर से की थी। उसके बाद जब मैं ऑफलाइन आया तब मेरे को पता चला कि कंपटीशन कितना है और किस हद तक मतलब अपने को पढ़ना चाहिए। तो वो मेरे को जब मैं ऑफलाइन एडमिशन आया था तभी मेरे को माहौल देख के पता चला कि बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और मेरे को इतना पढ़ने की जरूरत है। ये माहौल जो आपने बोला इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? सर ऑफलाइन आया था तो ही मैंने देखा था, मैंने कहा साथ वाला मेरे में 10-12 घंटे पढ़ रहा है, तो अगर मैं उससे कम पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे से आगे निकल गया तो मेरा सिलेक्शन होगा कैसे। तो सर माहौल तो मैटर करता है। मेरे लिए तो पर्सनली बहुत करा था। मतलब मैं ऑफलाइन आया था तभी मैंने लाइब्रेरी में देखा था, मैंने कहा बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिली थी। मैंने कहा पढ़ना है तो मैंने कहा इनसे ज़्यादा पढ़ेंगे तभी मैंने कहा सिलेक्शन हो पाएगा। तो कभी ऐसा होता था कि एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो नेगेटिविटी आए माइंड में कि मेरे से तो हो नहीं पाएगा, अभी ऐसी सिचुएशन आई आपको? मैंने मेरी मम्मी को, पापा को ऐसा क्वेश्चन किया डायरेक्ट कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सिचुएशन भी आई थी। लेकिन सर पता था कि अगर मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं करे तो मैंने कहा मेरा कुछ नहीं होना है, मेरे परिवार का कुछ नहीं होना है, ठीक है तो नहीं होगा। तो मैंने कहा फैमिली रन कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा आगे। तो वही इसका डर लोगों के माइंड में बहुत है। इस बार जब लोगों ने कट ऑफ को देखा है तो वो ज़्यादा खौफ ये बढ़ गया है। पहले इंग्लिश से डरते थे, अब इंग्लिश के साथ साथ ओवरऑल से भी डरते हैं। तो बच्चे जो मेन फोकस अभी कर रहे हैं इंग्लिश में, वो क्या कर रहे हैं, हाइप के चक्कर में फालतू इधर उधर भाग रहे हैं। कि सुबह एसीसी की जो टेस्ट सीरीज है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, आपको भी शायद इस बारे में पता नहीं होगा। वो आरआरबी एसओ में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन सर आरआरबी एसओ टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, जो मेन पेपर था उसके एक वीक पहले, एक संडे पहले ही टेस्ट था, वहीं से वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी था। पर मैं सेम टाइम पे टीचर्स के साथ साथ ना कंटेंट पे बहुत काम करता हूँ, है ना। हमारे साथ कंटेंट के अंदर वो लोग हैं जो एज एन एएफओ काम कर रहे हैं। इनका जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड ही आया था, कंपैरेटिवली हार्ड साइड में था। अब अगर बच्चे ने हार्ड की प्रैक्टिस कर ही नहीं रखी, उसने मतलब दो दूसरे प्लेटफॉर्म में जो इजी टेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसने अगर वहीं की प्रैक्टिस करी है तो हार्ड में नंबर लाएगा कैसे सर? वो मेन प्रॉब्लम है। मैं तो यहाँ अपडेटेड कंटेंट एसीसी दे रही है, कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है सर। मैं तो सिंपल सा कह रहा हूँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब मेरा हुआ है, बाकी लोगों का हुआ है, वो एसीसी के अलावा फॉलो किया ही नहीं है सर किसी चीज को। बस बेटर रुक जाना चाहिए यहाँ पे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा और आज हम एक कैंडिडेट के साथ हैं। हालांकि मैं ऐसे इंटरव्यू बहुत सारे रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन आज मैंने इनको ऑफलाइन के अंदर बुलाया, मतलब इनको इन पर्सन बोला कि यहाँ पे आए और मेरे साथ मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दें। रीजन ये था बुलाने का कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जान सके कि बहुत बार ऐसा होता है कि तैयारी करते हैं बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। बट जिनसे आज आपको मिलवाने वाला हूँ उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार एग्जाम क्वालिफाई किए। यस, 4 एग्जाम। राजस्थान का प्री पीजी, उसके बाद क्वालिफाई किया कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर क्वालिफाई किया आईडीबीआई एंड उसके बाद आईपीपीएस एएफओ। अब मैं सारा कुछ बता दूंगा तो फिर मैं यशवंत से क्या पूछूंगा। सो यशवंत, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर क्वालिफाइंग 4 एग्जाम्स। थैंक यू सो मच सर। यशवंत, पहले तो थोड़ा अपने बारे में बता दो हमारे व्यूअर्स को। सर मेरा नाम यशवंत है, मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो आईसीआर से, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर से की थी। उसके बाद मैंने जस्ट मतलब कॉलेज में था तो उसके साथ ही मैंने एसीसी का ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था कि मैंने कहा कॉलेज के साथ साथ अपन पढ़ लेते हैं। तो उससे सर थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को लगा था। उस समय मैंने प्री पे थोड़ा फोकस किया था, मेंस पे सब्जेक्ट भी मैं टच में था। उसके बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया तो मैंने कहा ऑफलाइन चलते हैं। मैंने कहा क्योंकि ऑनलाइन में मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसा माहौल, कितना पढ़ना है। तो मेन जब मैं ऑफलाइन आया तब मेरे को पता चला कि कंपटीशन कितना है और किस हद तक मतलब अपने को पढ़ना चाहिए। तो वो मेरे को जब मैं ऑफलाइन एडमिशन आया था तभी मेरे को माहौल देख के पता चला कि बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और मेरे को इतना पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। माहौल की बात ही कर लेता हूँ सबसे पहले। प्रीमियर्स के बारे में तो आपसे पूछूंगा। आपने माहौल वर्ड का 2 बार यूज करिए। क्या लगता है ये माहौल या जिस सराउंडिंग की आप बात कर रहे हैं, किसी एक एस्पिरेंट की लाइफ में कोई घर रह के तैयारी करता है, कोई घर से लाइब्रेरी में जाके तैयारी करता है, कोई ऑनलाइन कोर्स लेता है, कोई ऑफलाइन लेता है, इनफैक्ट कोई सेल्फ स्टडी भी करता होगा। ये माहौल जो आपने बोला इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? सर माहौल बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। सर अपन घर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब घर पे अपन पढ़ेंगे तो सर अपन को दूसरों का आइडिया नहीं रहेगा कि मेरा साथ वाला कॉम्पिटिटर कितना पढ़ रहा है, उससे ज्यादा मैं कितना पढ़ूं। अगर जनरली घर पे रह के बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे
तो लाइब्रेरी के अंदर भी सर सब तो एएफओ की तैयारी करने वाले होंगे नहीं, कुछ और प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उससे ऐसा लगेगा कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ ठीक है, बट मेरे को एक्चुअली कितने मेरे साथ वाले पढ़ रहे हैं, उस चीज का सर मेरे को जब मैं ऑफलाइन आया था तो ही मैंने देखा था, मैंने कहा साथ वाला मेरे में 10-12 घंटे पढ़ रहा है, तो अगर मैं उससे कम पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है वो मेरे से आगे निकल गया, तो मेरा सिलेक्शन होगा कैसे। तो सर माहौल तो मैटर करता है, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत करा था, मतलब मैं ऑफलाइन आया था तभी मैंने लाइब्रेरी में देखा था, मैंने कहा बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, और वहीं से मेरे को एक मोटिवेशन मिली थी, मैंने कहा यार पढ़ना है तो मैंने कहा इनसे ज्यादा पढ़ेंगे तभी मैंने कहा सिलेक्शन हो पाएगा। तो कभी ऐसा हुआ कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा था और किसी को आपने पढ़ते हुए देखा, आपको जबरदस्ती से पढ़ना पड़ा? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा बहुत बार हुआ था कि लाइव कोचिंग फ्री होती थी, उसके बाद खाना खाने घर पे जाते थे, तो फिर खाना खाने के बाद ऐसा होता था कि चलो आधा 1 घंटा सो लिए, खाना जो थोड़ा हैवी हो गया तो, लेकिन जब मन में रहता कि अगर लाइब्रेरी 15 मिनट लेट पहुंचा तो मेरी वो सीट है, अगर मैं लेट आया भी था 1-2 बार तो जब हमारी सीट होती थी वहां कोई और आके बैठ जाता तो वो रहता था कि यार उससे पहले पहुंचना है, वो पहुंच गई तो वो ज्यादा पढ़ लेगी, तो वैसा रहता था कि जल्दी जल्दी चलो, वो मैटर करता है सर। ओके गुड, मतलब देख के भी हेल्प मिली, ठीक है। हाँ। अच्छी बात है ना, कि सराउंडिंग में आपने देखा तब आपने स्टडी की। कभी ऐसा हुआ कि इस सफर में जब आपने 4 एग्जाम क्वालिफाई किए, तो ऑब्वियसली शुरुआत में तो क्वालिफाई नहीं हुए, तो कभी ऐसा होता था कि एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो नेगेटिविटी आई माइंड में कि मेरे से तो हो नहीं पाएगा, अभी ऐसी सिचुएशन आई आपकी? आई थी सर, बहुत बार आई थी, मतलब जब मेरा हुआ भी नहीं रहा एक टाइम में तो मैं पूरा ऐसा था कि मैं मतलब मैंने मेरी मम्मी को पापा को ऐसा क्वेश्चन किया डायरेक्ट कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सिचुएशन भी आई थी। लेकिन सर वही है कि मतलब अगर सही गाइडेंस अपन को मिलेगी तो अपन कर पाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर इतना पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने के बावजूद अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो चीजें मन में आएगी कि यार क्या करें कैसे करें। लेकिन सर जो बच्चा पढ़ रहा है उसके मन में तो ये रहेगा ना कि उसको पता है, जैसे मेरे को पता था कि अगर मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं करे तो मैंने कहा मेरा कुछ नहीं होना है, मेरे परिवार का कुछ नहीं होना है, ठीक है, तो वो मेरे मन में था। तो मोटिवेशन मेन तो वहीं से आई कि यार मेरे को कुछ करना है तो मतलब करना ही है। अगर हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में ये था कि अगर नहीं होगा तो मैंने कहा फैमिली रन कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा आगे। तो वही मेन चीज थी कि बस करना है, और बस आपसे गाइडेंस टच में थे तो आप मोटिवेट करते रहते थे, वहां से पावर आती थी सर। थैंक यू सो मच, मतलब मजबूरी ही मोटिवेशन बन गई थी, है ना, कि मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अब स्ट्रेटेजी वाले पार्ट पे आ जाते हैं कि आपने जब तैयारी करी, सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे पहले प्री की बात करते हैं, बिकॉज प्री का डर लोगों के माइंड में बहुत है। इस बात जब लोगों ने कट ऑफ को देखा है तो वो ज्यादा खौफ ये बढ़ गया है। पहले इंग्लिश से डरते थे, अब इंग्लिश के साथ साथ ओवरऑल से भी डरते हैं। तो क्या लगता है प्री क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी, या फिर जो कर रहे हैं इस टाइम पे तैयारी, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सर प्री के लिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो सर बच्चे जो मेन फोकस अभी कर रहे हैं इंग्लिश में, वो क्या कर रहे हैं, हाइप के चक्कर में फालतू इधर उधर भाग रहे हैं कि सुबह एडिटोरियल की क्लास कर ली, उसके बाद वो क्लास कर ली, वो क्लास कर ली। सर मैंने तैयारी करी 2 साल, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एडिटोरियल अपन कर रहे हैं प्रिपेयर, ठीक है, टीचर उसको आके पढ़ा रहा है, पैसेज को समझा रहे हैं, तो सर वो आदत लग रही है कि भाई पैसेज को मैं पढ़ रहा हूँ। अब वही पैसेज यदि बच्चे एग्जाम में करेंगे तो बच्चे ने एग्जाम में पढ़ लिया, अगर सर समझ में आया ही नहीं है तो अब वो बच्चा बोलेगा कि यार मेरे को कोई समझाने वाला है नहीं, तो सर वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। एडिटोरियल करना है सर खुद से करो, खुद से सोल्व करो, आरसी बहुत सारे आरसी मिल जाएंगे कहीं से भी, तो वो खुद से प्रिपेयर करो, बस वो मैटर करेगा। और दूसरी चीज इंग्लिश के अंदर सर लैंग्वेज है, इसको रटने का प्रोसेस तो है ही नहीं, तो इसको हैबिट में लानी पड़ेगी सर। जैसे मतलब अपन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या इंग्लिश अपन थोड़ी बहुत बोल भी रहे हैं, तो सर उससे अगर हम एग्जाम के अंदर सेंटेंस पढ़ते हैं तो माइंड में भी ऐसे इंस्टिंक्ट आती है कि हाँ नहीं इसका आंसर ये होगा। लेकिन उसके लिए वही है, एक बार आप बेसिक रूल्स पढ़ लो, उसको रटने मत बैठो, उसके बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते रहो। और मेन जो है वो आरसी पे फोकस करना है, लेकिन वो सेशंस नहीं लगाने हैं यूट्यूब से कि भाई मैं आरसी के डेली सेशंस लगा रहा हूँ, नहीं, वो लगाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से आरसी सॉल्व करो, बस वो मैटर करता है। और उसके बाद सर रीजनिंग और वो क्वांट की बात रही, तो रीजनिंग के अंदर तो सर आप बस टॉपिक्स है सेलेक्टेड, उनके फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, एक बार अगर अपन पढ़ेंगे तो एक बार फिर रीजनिंग तो छोटा सब्जेक्ट है वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद वही है सर फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। टॉपिक वाइज तो अगर बहुत कोई टॉपिक वीक है तो अगर करेंगे तो हेल्प होगी, लेकिन फुल अगर मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो उससे अपन को आइडिया रहेगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं इजीली यहाँ से पिक कर सकता हूँ या इस टॉपिक से क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहे, तो फुल मॉक टेस्ट से सर हेल्प मिलेगी। और रही बात क्वांट की, तो सर क्वांट की तो मतलब 2-3 टॉपिक ऐसे थे कि जो मैंने स्किप कर दिए थे, मैंने कहा वो हार्ड है नहीं करते हैं, ऐसा मेरे को लगा था। लेकिन वो एसीसी वाले लास्ट के जो 30-45 डेज वो मैराथन चलती है यूट्यूब पे या पेड सेशंस भी चलते हैं रिवीजन वाले, उसमें सर राकेश सर जो सेशंस लिए थे, मतलब प्रॉफिट लॉस का हो गया, मिक्सचर एलिगेशन का भी हो गया, वो सर मतलब इतने हेल्पफुल थे। उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि यार बस ये फॉर्मूला पढ़ लो, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लो। और सर ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब वो एज इट इज वो क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे को कि यार वो अर्थमेटिक के एज इट इज क्वेश्चन आए थे, तो वहां से बहुत हेल्प हुई थी सर।
थैंक यू सो मच। मैं समराइज भी कर देता हूँ थोड़ा सा। इंग्लिश के बारे में जब भी बोल रहे थे तो मेरे माइंड में एक वर्ड चल रहा था, स्पून फीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे को स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, बिकॉज वो खाना नहीं जानता, लेकिन वो खाना जानने लगे इसके लिए आपको स्पून फीडिंग छुड़वानी भी पड़ती है। तो शायद वही स्पून फीडिंग आरसी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आपने भी जो बोला उससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए शायद शुरुआत में कुछ 2 4 5 10 आरसी देख लेने चाहिए। बट यस, मैंने ऐसा नोटिस किया है कुछ लोगों की रूटीन में आरसी चला जाता है। मुझे याद है 2015-16 के आसपास, जब मैं भी, आज से कुछ महीने पहले आप भी स्ट्रगलिंग स्टेज पे थे, मैं भी इसी स्टेज पे था, एंड आई वाज वेरी वरीड यार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जॉब में उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, लेकिन मैं ढूंढ रहा था कुछ बिजनेस में जाता हूँ, कोई आइडिया होना चाहिए। मैं ऐसे किसी से डिस्कस कर रहा था एंड आई सेड यार ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसा है? बोला बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्शन करता हूँ, है ना। तो बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बता के इनऑर्गेनिक खाने से दिक्कतें कितनी हो रही, बीमारियां कितनी हो रही, कैंसर हो रहा है उससे। मैंने कहा यार ऑर्गेनिक का बिजनेस मुझे करना, मैं लोगों को क्यों बताऊं इनऑर्गेनिक का नुकसान हो रहा है। तो जब तक आप लोगों को नुकसान नहीं बताओगे ना, तब तक आगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की साइड नहीं आएंगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कोचिंग वाले लोग हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूँ, हम जब तक लोगों को ये ना दिखाएंगे तुम कर ही नहीं सकते हो, तब तक बच्चा शायद हमारे पास आएगा नहीं। एंड सेम इंग्लिश वाले केस में, स्पून फीडिंग की आदत डाल दो, वो हर दिन बैठ के स्पून फीड कर रहा है, बट वो भूल जाता है कि अल्टीमेटली एग्जाम में जिस दिन वो बच्चा जाएगा खुद ही करना पड़ेगा ना, तब तो आरसी कराने वाला बंदा उसके साथ नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो अल्टीमेट की है, किसी भी फील्ड में जाएंगे, मे बी इट इज योर नॉलेज, कम्युनिकेशन और समथिंग एल्स, प्रैक्टिस। क्वांट के लिए ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है कि क्वांट में आपने बोला कि 2-3 टॉपिक छोड़ दिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि मास्टरी हो सकती है, कर लेनी चाहिए। बाकी राकेश सर के बारे में हमने बताया तो कोई डाउट नहीं है, उनका उतना एक्सपीरियंस है कि वो जानते हैं एग्जाम में कब कहाँ पे क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच। मेंस पे चलूंगा, प्री के लिए आपने बताया, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर मेंस के लिए जो सब्जेक्ट थे, ठीक है, जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो हम लोग उस सब्जेक्ट को पूरा अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ लेते थे। उसके बाद जो हमारी बुक्स वगैरह रहती थी, हम लोग देखते थे कि यार बुक्स ओपन करके बैठते थे कि बुक्स के अंदर या पीपीटी के अंदर कौन सा टॉपिक है या नहीं है। अगर कोई टॉपिक बुक्स के अंदर नहीं होता तो हम पहली चीज तो जो क्लास में था उसको बुक में ही कंपाइल कर लेते थे एक ही जगह, तो 2-3 सोर्स रेफर करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद में सर जो हमने टॉपिक जैसे पढ़ लिया, आज मान लो एनिमल हस्बेंड्री क्लास थी तो वो हमने ऑफलाइन अटेंड कर ली। अब मेरा मतलब हम 2-3 लोगों का पर्सनल ऐसा था, हम लोग आपको सुनते थे तो हमको ज्यादा वो अच्छा याद होती थी चीजें, तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के वही सेशन वापस ऑनलाइन 1-2 बार 2x पे डाल के वापस सुन लेते थे उसको, ताकि वो पूरा हमारे माइंड के अंदर हो गया। अब हमको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, जैसे एस्टर साइकिल वगैरह हुआ तो वो पूरा हमको क्लियर हो गया। उसके बाद वही ये सर जो बुक्स रहती थी उसको बैठ के पूरा A to Z लर्न कर लेते हम लोग। अब सबसे मेन चीज आएगी सर क्वेश्चन। जैसे जो टेस्ट होते थे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के 8-10 टेस्ट होते थे फुल टेस्ट, तो हम उसको अटेम्प्ट करते थे। अब सर मेन प्रॉब्लम वहां पे है कि जैसे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट का बच्चे एनालिसिस नहीं करते। अब जो एस्टर साइकिल का क्वेश्चंस है वो जब अगर हमारे गलत हो रहे हैं, हमको अगर नई चीज सीखने को मिल रही है तो सर वो चीज हम लोग बुक के अंदर ही ऐड कर लेते हैं। मतलब उसका सेपरेट एनालिसिस तो करते थे बाद में पढ़ने के लिए, लेकिन कोई एस्टर साइकिल के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है जो कि टेस्ट सीरीज के अंदर है अपने, तो वो पॉइंट हम लोग बुक में ऐड करते थे। वो हमें काफी हेल्प होती थी, यार ये टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तभी वो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज के अंदर है, तो वहां से हम लोग करते थे। और सर ये तो एक सब्जेक्ट की बात हो गई। और सर मेन जितने भी सब्जेक्ट थे हम लोग उसको पढ़ते थे, उसके बाद में सर बुक्स के अंदर हम लोग रीड करते। और मेन जो था, मेंस का जो टॉपिक मेन है उसमें है सर टेस्ट सीरीज। और सर एसीसी की जो टेस्ट सीरीज है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, आपको भी शायद इस बारे में पता नहीं होगा। वो आरआरबी एसओ में क्वेश्चन आया था, एक नेट का क्वेश्चन था, पर्स नेट या सिंग नेट करके, और वो क्वेश्चन सर आरआरबी एसओ टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, जो मेन पेपर था उसके एक वीक पहले, एक संडे पहले ही टेस्ट था, वहीं से वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी था। एएफओ के अंदर एक रनर राइजोम वाला क्वेश्चन था, वो बहुत ऐसे बोल रहे थे कि इसका आंसर ये होगा वो होगा, बट एसीसी के जो लास्ट के 3-4 टेस्ट हुए थे, वो लास्ट के टेस्ट से एज इट इज वो क्वेश्चन वहां से एज इट इज वो आया था, क्योंकि हमने उसको लिखा था हाथ से, तो हम लोग को याद था दिमाग में, क्या वो एज इट इज वो लैंग्वेज हमने पढ़ रखी है, तो वहां से वो सही भी हुआ था सर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। यशवंत ने बोला कि आपको शायद पता नहीं होगा, मुझे एट प्रेजेंट ये पता है कि मैं यशवंत का ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अगले दिन के लिए मुझे 5 टेस्ट लाइव करवाने हैं। अब उन 5 में से कुछ ऐसे हैं जो मैं बनाता हूँ, बट अब 5 टेस्ट को बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन खुद देखूं, तो इसलिए मैं फ्रंट एंड पे उतना काम नहीं करता। कि टीचर्स, ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर्स अच्छे नहीं है, आपने अच्छे से बाकी लोगों ने भी देखे हुए हैं, पर मैं सेम टाइम पे टीचर्स के साथ साथ ना कंटेंट पे बहुत काम करता हूँ, है ना। हमारे साथ कंटेंट के अंदर वो लोग हैं जो एज एन एएफओ काम कर रहे हैं, एंड उससे पहले हमारे साथ मनीष काम कर रहा था, AIR 1 बना वो, है ना। तो हमें जब दिखता है ना कोई बंदा कंटेंट में बहुत अच्छा हो सकता है,
तो जितना हम टीचिंग वाले पार्ट में फोकस करते हैं ना, उतना हम कंटेंट पे भी करते हैं। और आपने टेस्ट सीरीज के लिए एक वर्ड बोला डिफिकल्ट टेस्ट, मैं क्या प्री में पूछना चाहूंगा, बिकॉज प्री में मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, मैंने इस बार 3 सेक्शन बनाए थे, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। इजी के अंदर बहुत सारे अटेम्प्ट थे, मॉडरेट के अंदर कंपैरेटिवली कम, लेकिन डिफिकल्ट वाले टेस्ट में ना अटेम्प्ट ही नहीं मिलते थे हमें उतने। सो क्या आपने डिफिकल्ट वाले टेस्ट अटेम्प्ट किए थे? और किए थे तो कारण क्या था, कम क्यों अटेम्प्ट करते हैं लोग उसे? सर मेरा तो ऐसा था कि एसीसी के जितने भी टेस्ट होते थे, चाहे वो इजी हो गया, मॉडरेट हो गया, डिफिकल्ट हो गया, मैंने A to Z टेस्ट अटेम्प्ट करे ओवरऑल। मतलब एक भी टेस्ट ऐसा नहीं है मेरी आईडी में कि मैंने उसको अटेम्प्ट ना किया हो। और सर डिफिकल्ट की बात रही तो मतलब सर वो हाइप बनी हुई है कि एसीसी के हार्ड वाले टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड है, या फिर उसमें कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। सर ऑब्वियस ही बात है, अगर बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे तो वो थोड़ा बहुत डीमोटिवेट होगा। और सर अगर वो हार्ड की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मेन एग्जाम में वो प्री के जो होगा उसमें वो कैसे कर पाएगा? इस साल का जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड ही आया था, कंपैरेटिवली हार्ड साइड में था। अब अगर बच्चे ने हार्ड की प्रैक्टिस कर ही नहीं रखी, उसने मतलब दो दूसरे प्लेटफॉर्म में जो इजी टेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसने अगर वहीं की प्रैक्टिस करी है तो हार्ड में नंबर लाएगा कैसे? सर वो मेन प्रॉब्लम है। मैं तो यही कहता हूँ, मतलब मेरे जान पहचान में जितने भी है लोग, उनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सर, वो हम लोग का ऐसा सर्कल था, हम लोग हर बार टेस्ट देते ही देते थे, चाहे कोई सा भी टेस्ट हो। तो वो हार्ड वाले टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे सर, मस्ट है सिलेक्शन के लिए। ओके, ऐसे भी टेस्ट नहीं देते आपके सामने? हाँ ऐसे भी थे जो नहीं देते थे, वो नहीं हो पाया सर उनका आज। जो ऑनलाइन में बोलते थे बच्चे की एसीसी के टेस्ट हार्ड है, हम लोग नहीं दे रहे हैं, या ग्रुप्स के अंदर भी बातचीत चलती थी कि यार हम लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं एसीसी ग्रुप के अंदर, तो कहाँ हुआ सर बाकी लोगों का? अच्छी बातें बता रहा था ये। अब ये डिसलाइक वाला पॉइंट इसने बता दिया मुझे, क्योंकि अब ये बात सुनते ही अब ये कह रहा है जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनका कहाँ हुआ सिलेक्शन। ये बात सुन के बुरी तो लगेगी उनको। बुरा या अच्छा मैटर नहीं करता, सही या गलत मैटर करता है। तो सही बात तो यही है कि या तो हमारे डिफिकल्ट टेस्ट में 40 नंबर लेके आओ और 50 की प्रैक्टिस कर लो, या फिर इजी के अंदर 60 नंबर कहीं और से ले आओ और फाइनल के अंदर 50 नंबर लाओ और 2 नंबर से रह जाओ। तो अल्टीमेटली या तो डिफिकल्ट सिचुएशन अभी फेस करनी पड़ेगी या बाद में फेस करनी पड़ेगी। एंड हम नहीं छोड़ते इस मैटर में। अभी तो प्री की बात कर रहे हैं, मेंस भी आपने देखा है, हम तो मेंस के लेवल को ये मान के चलते हैं कि लास्ट में जब टेस्ट चल रहे हैं ना, तो या तो एएफओ के लेवल पे या उससे ऊपर लेके चले जाओ, कि बच्चा जब पेपर में जाए तो उससे डिफिकल्ट टेस्ट उसे नहीं मिलना चाहिए। ओके, कुछ और सोर्स भी आपने फॉलो किया था अपार्ट फ्रॉम एसीसी? सर मैंने मतलब टू बी ऑनेस्ट मतलब कुछ भी सोर्स फॉलो तो नहीं किया था, बट सर एक डर रहता है कि एक बार में नहीं हुआ तो कुछ और अगर देखा जाए, तो हमने जरूर वो देखने का ट्राई करा था कहीं से कि हम कुछ देख लेते हैं, हमको थोड़ा बहुत अगर हुआ तो। लेकिन सर हमने जब ट्राई भी करा था तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, एसीसी के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसी कोई भी कुछ भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो डेली मतलब क्वेश्चंस को अपडेट कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। मतलब आपको यही देखने को मिलेगा कि यार पुराना जो एज इट इज है उसी को चला रहे हैं, छाप रहे हैं उसी को। एरर्स कितने हैं एसीसी में सर? अगर कोई टेस्ट में हमको जैसे एरर आता भी था, क्वेश्चन लगता था कि यार ये होता या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्ट उसको ग्रुप पे भेज देते, तो वो टीम रिप्लाई कर देती थी यार वो सही है या नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम वही है सर, जितना अपडेटेड कंटेंट एसीसी दे रही है कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है सर। मैं तो सिंपल सा कह रहा हूँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप मेरा हुआ है, बाकी लोगों का हुआ है, वो एसीसी के अलावा फॉलो किए ही नहीं है सर किसी चीज को। बस बेटर रुक जाना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो किसी का नाम ले देगा, हमें वीडियो में कट लगाने पड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे तो नहीं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ यही कहें कि हाँ एसीसी से ऑब्वियसली सिलेक्शन हमने 507 दिए हैं, अब बाकी जो सिलेक्शन है हो सकता है किसी और सोर्स को पढ़ के सेलेक्ट हुए हो। बट हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मैं नोट्स की बात हो, टेस्ट की बात हो, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अब आप तो सेलेक्ट हो गया ना, तो आपको नहीं पता एसीसी में क्या चल रहा है। हमने डेली टेस्ट स्टार्ट किए 5:30 से। पहले हम क्या करते थे, आज से 2 साल पहले रेगुलर टेस्ट देते थे सिर्फ लास्ट मंथ के अंदर। आपके टाइम पे यानी पिछले साल हमने क्या किया, 2 महीने पहले रेगुलर टेस्ट देना शुरू कर दिए। इस बार हमने बैच शुरू होते ही हर दिन का रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। 5:30 से टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं मैच करके देख लेना, जो पिछले साल की टेस्ट सीरीज थे ना, एक सिंगल क्वेश्चन मैच नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन बना रहे हैं। एज आई ऑलरेडी मेंशन के 5 टेस्ट हर दिन बनते हैं। मुझे खुद को नहीं पता यार कहाँ पे कितना कुछ चल रहा है, बिकॉज सारे एग्रीकल्चर के मैं थोड़ी ऐड कर सकता हूँ, वो इसलिए बिकॉज कॉपी पेस्ट कुछ करना नहीं है, हमें सारा कुछ ऐड करना है जो फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, और फ्रेश होगा तभी उसकी वैल्यू बनेगी और तभी बच्चे के वो काम आएगा। एंड एज यू मेंशन, पढ़ने वाले बच्चों को पता है, ये खुद ही कह रहा है कि आरआरबीएसओ के अंदर वो 2 क्वेश्चन थे, मुझे नहीं पता पर इसको पता है। और अच्छी बात है ना यार, पढ़ने वाले यही तो निशानी होती है कि एक ही सोर्स के साथ, डजंट मैटर एसीसी का सोर्स या कोई और सोर्स, बट एक ही सोर्स पे जाके मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। बिकॉज ऐसा कहते हैं ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए, शायद वैसा ही करना चाहिए। आरआरबी एसओ वाले का तो सर वो जो नेट वाला क्वेश्चन आया था, टू बी ऑनेस्ट मतलब हम जब ऐसे डिस्कस कर रहे थे पेपर एनालिसिस, तो 1-2 फ्रेंड हमारे थे ऐसे जो हम डेली टेस्ट वगैरह देते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि कहीं सर कुछ ऐसे
कर तो नहीं रहे कि यार वो एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आ रहा है पेपर के पहले। हम तो यही सोचते थे कि यार वो एग्जैक्ट पॉसिबल है कैसे, तो हम तो यही सोचते थे सर अभी जुगाड़ कर रखा है हमने। हाँ ओके, प्री में इंग्लिश डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए थे आप? सर इस साल इंग्लिश में 20 मार्क्स थे। वाओ। एंड मेंस में कितना स्कोर आया था आपका? मेंस में 40 मार्क्स थे सर। गुड। इंग्लिश में 25 में से 20 नंबर और मेंस में 40, कट ऑफ 17 मार्क्स थी, डबल कर दो 34 से ऊपर वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ इस बार, 40 मार्क्स। एंड इंटरव्यू कहाँ हुआ था आपका? जयपुर पैनल सर। नंबर कितने मिले थे? 16.34 समथिंग। 16.34 और 16.5 के आसपास। जयपुर पैनल के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहां पे नंबर कम मिलते हैं, बट आपके सामने बंदा बैठा हुआ है जिसने ऑलमोस्ट 17 नंबर लिए हैं। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, क्या पूछा गया था और कैसा रहा? इंटरव्यू में सर हम गए थे तो सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन वगैरह, आप इंट्रोडक्शन दो शॉर्ट में कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आपने कराया। उसके बाद में सर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे एग्रीकल्चर, मेरा ग्रेजुएशन नागपुर से हुआ था और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने एक क्वेश्चन ऑब्वियस सा पूछा था कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस में क्या फर्क है और क्या बेटर है, प्लस नागपुर के अंदर सुसाइड वगैरह फार्मर्स के महाराष्ट्र में ज्यादा होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछा था कि सुसाइड वगैरह क्यों हो रहे हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था बजट रिलेटेड, वो मैंने बता दिए थे। फिर एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने, 19 को मेरा इंटरव्यू था कि 19 को राजस्थान का बजट आया था, तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि राजस्थान के बजट के बारे में आप कुछ बताओ। तो सर वो मैं पढ़ के नहीं गया था क्योंकि इंटरव्यू मॉर्निंग में था, तो मैंने उनको बोला था पोलाइट वे, मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो, मैंने कहा मैं पढ़ लूंगा जाके, इंटरव्यू था तो मैं उस चक्कर में सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। और एक रेपो रेट का पूछा था, रेपो रेट कम हुई थी, तो बोले रेपो रेट कम हुई है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में, तो बस वही पूछा था सर। थैंक यू। अगला और सर जो मतलब एमसीक्यू सेशंस वगैरह होते हैं वाईटी पे अपने एसीसी के, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट जो मैंने एग्जाम क्लियर करा था, सीसीआई भी था और एएफओ भी था, तो सीसीआई के अंदर भी सर आपने मैराथन सेशंस लगाए थे, बहुत सारे एमसीक्यू सेशन थे, प्रैक्टिस सेशन, और बाकी लोगों ने भी लगाए थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट भी पड़े थे जब मैं सीसीआई का पेपर दे रहा था, तब वहां से सर एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से उठ के आए, और जो एक्सप्लेनेशन थे वो भी वहां से एग्जैक्ट उठ के आए थे। और बाकी लोग, अब ठीक है यूट्यूब पे और भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बच्चे देखते करते भी है, तो लेकिन सर एक पॉइंट है, मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, आप एक बार देखो तो सही, क्या वो जो सामने वाला इंसान जो पढ़ा रहे हैं आज से 6 महीने पहले, क्या वो सेम 50 क्वेश्चन का पीडीएफ था और आज भी वही है? आप देखना 99% कंटेंट जो है वो 6 महीने पहले का था, वो एग्जैक्ट आपको वही मिलेगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। मैंने ना शुरुआत से एक चीज सीखी थी, वो ये सीखा था कि बस इतनी सी मेहनत कर दो कि जब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे ना, वो खुद माउथ पब्लिसिटी करेंगे। तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट नहीं करा, मैंने कोई ऐसी सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं। हाँ, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, मैं वहां जरूर प्रमोट करता हूँ। इनफैक्ट आप देखो ना, आप जिस इस वीडियो कहीं पे देख रहे हो, तो ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है जहां मैंने जीरो से शुरू किया है। मैंने आज तक किसी इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट नहीं किया कि हाँ आपको प्रमोट करना है, ऐसा कुछ करना है, मैं आपको 1000 दूंगा, मैं आपको 2000 दूंगा। एंड मैं बहुत अच्छे से भी जानता हूँ कि मार्केट के अंदर नए नए प्लेटफॉर्म आते हैं, उनके पास 2 ही तरीके होते हैं, या तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर कंट्रोवर्सी। तो कोई भी नया प्लेटफॉर्म आएगा ना, वो अपने टीचर्स का नाम हमारे साथ एसोसिएट करेगा। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। हमारे यहाँ पे कोई अगर गेस्ट लेक्चर भी रहा हुआ है, जिसने कुछ लेक्चर्स अगर लिए होंगे साल के अंदर, 12 लेक्चर भी ले लिए ना, वो भी कहता है यार ये तो एसीसी का टीचर है। एंड व्हाई दे कॉल इट एसीसी? बिकॉज एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं लोग, एसीसी का नाम आएगा तो फिर हाँ ऐसा हो जाएगा। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो पुराना कंटेंट यूज करते हैं, नया करते हैं, मैंने यही सीखा है। ही ओनली सेट के पेपर प्री के डिफिकल्ट लगते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फील होता है, फिर 507 सिलेक्शन कैसे हो जाते हैं। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि या तो इजी चीजों को पहले डील करो, डिफिकल्ट को फाइनल पेपर में, या फिर हमारे पास आओ, डिफिकल्ट को पहले दिन से एक्सपीरियंस करवाएंगे और पेपर भी वैसा ही आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट आई थिंक वो। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक ओवरऑल मुझे बता दो कैसा उनका अप्रोच होना चाहिए, एनवायरनमेंट पे उनको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किस तरह से उनको स्टडी करनी चाहिए? सर सबसे पहले जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो हमारे साथ भी जब ऑफलाइन में थे बच्चे, तो इसमें सर बहुत तरह के बच्चे हमने देखे थे, मैंने खुद ने देखे हैं। उनका ऐसा होता है कि उनको खाने में भी टेस्ट वगैरह चाहिए, ठीक है, साथ में उनको सोशल लाइफ वगैरह भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सारी चीजें साइड रखनी पड़ेगी, आपको अपनी सोशल लाइफ साइड रखनी पड़ेगी, आपको फ्रेंड सर्कल छोटा करना पड़ेगा, आपको खाना बस वो रहता है ना कि बस जिंदा रहने के लिए खाना है, वही आपको करना पड़ेगा। और जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर, जो मेरा शेड्यूल था सर, मैं सिर्फ 6 या 7 घंटे सोता था, इससे ज्यादा मैं सोता भी नहीं था। सुबह क्लास होती थी, क्लास के बाद डायरेक्ट कोचिंग, लाइब्रेरी, यही चलता था। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं,
आप 7 घंटे एटलीस्ट सोइए। 7 घंटे के बाद आपका जो भी प्री की 3 आवर्स की क्लासेस हो गई, 2-3 आवर्स की मेंस की क्लासेस हो गई, उसके बाद आपको ऐसा होना चाहिए दिमाग के अंदर, यदि आपके 30 मिनट्स या 15 मिनट्स भी अगर कहीं वेस्ट हो रहे हैं, तो वो आपको खुद से क्वेश्चन होना चाहिए कि यार ये मेरे पढ़ाई के लिए वेस्ट हो रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है, तो आपको वहीं से पता चलेगा। और स्ट्रेटेजी में सर 3 आवर्स जिसका प्री वीक है वो क्लासेस अटेम्प्ट करो, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो डायरेक्ट। और मेंस वाले पार्ट में तो सर बस जो लेक्चर आप पढ़ा रहे हो उसका बार बार रिवीजन करते रहो, और जो एसीसी की बुक्स है उसको अच्छे से पूरा एकदम गोल के पी जाओ, वही फंडा है सर सिलेक्शन का। थैंक यू सो मच यशवंत, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मेन पार्ट ये था कि ये जो सेशन है वो लोग जो इसे सुन रहे हैं उनके माइंड में काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि डिफिकल्ट चीजों से भागना नहीं है, प्रैक्टिस पे जितना हो सके फोकस करना है, रिवीजन अल्टीमेटली की है सक्सेस के लिए। That's all from my side and thank you so much Yashwant for coming here, for joining us, टाइम स्पेयर करने के लिए। मैंने इसे नागौर से यहाँ पे बुलाया था, इसने मुझे कहा भी था कि एक दिन रुकूंगा, पर इसे किसी इमरजेंसी जाना पड़ा, तो ये वाला पॉडकास्ट हमारा मॉर्निंग के अंदर प्लान था, अगले दिन हम करेंगे, बट हम इसे रात को 10 बजे के आसपास कर रहे हैं ताकि आप सब लोगों को वो दे सकें जो एक्चुअली स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके आप सेलेक्ट हो सकेंगे। ओके यशवंत, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।